इसको समझना है, नोट करने का कुछ नहीं है अभी, थियोरेटिकल पूरा। आज फर्स्ट क्लास है, कंप्लीट थियोरेटिकल होगा। फ्रिक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब कोई भी बॉडी किसी सरफेस पर प्लेस है और वो जब मूव कर रहा है तो कहता है एक फोर्स एक्ट करता टेंजेंशियली टू द सरफेस, जो बॉडी के मोशन को अपोज करता है। सिंपली एक सरफेस पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक अप्लाइड फोर्स P लग रहा है। जैसे इस ब्लॉक का मूवमेंट होगा तो कहता एक फोर्स टेंजेंशियली एक्ट करेगा, टेंजेंशियल टू द सरफेस, और जो अपोज करेगा इसके फर्दर मोशन को, उसी को हम लोग फ्रिक्शन कहेंगे। तो जैसे ये P ब्लॉक मूव किया अंडर द एप्लीकेशन ऑफ, देख लो ब्लॉक का मूवमेंट हुआ ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, तो एक फोर्स टेंजेंशियली एक्ट करेगा जो इसके मोशन को अपोज करता है, और इसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। वही कहता है कि whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, a force comes into play, a force comes into existence which acts tangentially to the surface and opposes the relative motion of block called friction. अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब ये ब्लॉक किसी सरफेस पे प्लेस है तो आप इमेजिन करो कि वो ब्लॉक और सरफेस के बीच में कैसे कांटेक्ट है। हम जब इस पूरे पाम को देखो सरफेस पे रखते हैं तो आपको लगता है कि ये सर का पूरा पाम यहां है, ठीक, लेकिन देखो कितना कांटेक्ट बनेगा। ये पूरा आपको फील हो रहा है कि सारा सरफेस यहां पर है, लेकिन जैसे ही हमने हटाया बस इतना ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। ये हमारा इनिशियल, ये हमको जो नजर आ रहा है, तो नजर आने वाला इतना सरफेस है, इसका मतलब ये अपरेंट है, ये हमको लगा, और जबकि एक्चुअल कांटेक्ट ये है। एक्चुअल कांटेक्ट ये है, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक व्यू देखे तो यहां पर ये मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर कर रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो नजर आ रहा है वो ये है, और एक्चुअल ये है। समझ में आ गया? इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन independent of the area of surface, it depends only on the nature of surfaces, means roughness and smoothness. उसके एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा, उसके सरफेस के रफनेस और स्मूथनेस पर डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? क्लियर? इसलिए हम लोग जब चलते हैं तो टाइल्स पर यदि हमारे पांव गीले होते हैं तो चलना डिफिकल्ट होता है, एक सीमेंटेड पोर्शन पे चलना इजी होता है क्योंकि वो रफ है, और टाइल्स का स्मूथ है, तो स्मूथ पे चलना डिफिकल्ट होता है। थोड़ा सा पानी गिर जाए, थोड़ा सा ऑयल गिर जाए तो और डिफिकल्ट। इसका मतलब वहां पर क्या गया, स्मूथ सरफेस हो गया तो डिफिकल्ट है चलना। पहले ओल्ड एज में इंजरी नहीं होती थी, गांव घर में किसी को इंजरी नहीं होती, वहां मिट्टी के फ्लोर होते हैं। शहर में इंजरी खूब होती है, खूब। अब हम लोग भी थोड़े दिन के बाद ज्यादा बुढ़े हो जाएंगे तो फटाफट गिरने लगेंगे, कोई किसी का कमर टूटेगा, किसी का हाथ टूटेगा। नहीं कहते बुढ़ापे में कुल्हा टूट गया, क्या होता वही है। सब जगह टाइल्स यूज कर रहे हैं, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद उसकी इंजरी होती है।
तो फ्रिक्शन का ये इनिशियल पार्ट। अब कहता है कि यहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट एंड रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम। किस पर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड देयर रफनेस और स्मूथनेस। अब फोर्स दो तरह का, एक होता कंजर्वेटिव और एक दूसरा नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में आप इतना दिमाग में रख लो कि अमाउंट ऑफ वर्क, या सिंपली ऐसे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, वो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, एक कोई भी पॉइंट ले लिया, इनिशियल यहां और फाइनल यहां से यहां गए एक वे, यहां से यहां गए दूसरा वे, और यहां से यहां गए थर्ड वे। तीनों रास्ते के लिए अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल होगा। इसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि तीनों का सरफेस मतलब एक जगह स्मूथ हो, एक जगह रफ हो, और तीनों का अमाउंट ऑफ वर्क अलग अलग हो जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो जितने भी अपोजिंग नेचर वाले फोर्स है वो सारे नॉन कंजर्वेटिव है। फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर ड्रैग, ये सारे नॉन कंजर्वेटिव है। इसमें अमाउंट ऑफ वर्क, या सिंपली कह सकते हो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स जब अप्लाई होगा तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कंजर्व। इसमें कंजर्व नहीं होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो यही कहता है इट इज नॉन कंजर्वेटिव, दैट इज वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब हम चल रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं, फ्रिक्शन के अगेंस्ट चल रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये किस पर डिपेंड कर रहा है? पाथ पे। अलग अलग रास्ते के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्क आ रहा है। जो स्मूथ है उसका वर्क डन कम होगा, जो रफ है उसमें अमाउंट ऑफ वर्क हमको ज्यादा लगेगा। तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है? पाथ पे डिपेंड कर रहा है। जब ये प्रेजेंट होगा फ्रिक्शन, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या करेगा? एनर्जी ऑफ मोशन काइनेटिक एनर्जी अमाउंट ऑफ हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। साइकिल का ब्रेक अप्लाई करके छोड़ दो और चलाते रहो, थोड़ी देर के बाद देखोगे रिम टायर सब हीट प्रोड्यूस करेगा। इसलिए उस कंडीशन में कहता कि एनर्जी ऑफ मोशन अमाउंट ऑफ हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? शूज अच्छे नहीं पहनो तो आपको हील से हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। शूज के सोल अच्छे हो तो बिल्कुल इजी होता, दिन भर पहने भी रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही रीजन है, ठीक। अब आ जाए यहां सिंपली, जैसे एक ब्लॉक रखा हुआ है किसी सरफेस पे, ठीक। अब इसी से सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, इस पर नॉर्मल लगने वाला अपवर्ड। अब ये ब्लॉक स्टेशनरी है, बुक है स्टेशनरी है, इस पर किसी तरह का अप्लाइड फोर्स नहीं है, किसी तरह का अप्लाइड फोर्स नहीं है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? क्यों? अप्लाइड फोर्स को वो काउंटर बैलेंस किया हुआ है, इसी का नाम आ जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स को जब वो काउंटर बैलेंस करता है तो फ्रिक्शन के टाइप को स्टैटिक कहते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which exactly in counterbalance the applied force during the stationary state of a body is called static friction. अब देखो, ठीक, तुम्हारे जो भी कंफ्यूजन एक एग्जांपल से इजी हो जाएगा। मान लो कि हमने कहा कि एक बुक है,
अब ये सरफेस पे रखा हुआ है, इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू, एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो है हमारा 10 न्यूटन। तो क्या ये ब्लॉक जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे 5 न्यूटन तो ब्लॉक मूव करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब आपसे पूछा जाए अप्लाइड फोर्स कितना लगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही लगा, जस्ट काउंटर बैलेंस कर दिया। अब इसके बाद यदि मान लो हमने अप्लाइड फोर्स कर दिया 8 न्यूटन, तब भी काउंटर बैलेंस कर दिया। सेल्फ एडजस्टमेंट हो रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन का, इसलिए हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं इसको। अब नेक्स्ट पार्ट ध्यान देना, जैसे ही आपने इसको 10.1 कर दिया तो मूव करेगा। इसका मतलब यहां पर इसका फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको एक्सीड कर गया, तो बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव। जब बॉडी मूव करने लगता है, यहां तक के कंडीशन को हम लोग स्टैटिक कहते हैं, और जब बॉडी मूव करने लगता है तो इसका नाम आ जाता है लिमिटिंग। स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, अब तो कहता है इफ द अप्लाइड फोर्स P एंड द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट देन स्टैटिक फ्रिक्शन P इज इक्वल टू F। देयर इज नो P, F इज इक्वल टू 0। फिगर में ही बना दिया। कहता है इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट एंड नो पुलिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 0। फिगर में ही बना हुआ। क्लियर? स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन अभी का सेल्फ एडजस्टिंग, क्योंकि ये अपने आप को उसी तरह से चेंज करता जा रहा है, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट टाइप आ जाए लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी क्या कहा था? स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू। तो कहता मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले when a body just going to start sliding over the surface of another body is called limiting friction. ठीक, अब कहता magnitude of limiting friction between any two bodies in contact is directly proportional to normal reaction. ये इसके लॉ बन जाएंगे। फ्रिक्शन का लॉ बन जाएगा कि जो भी मैग्नीट्यूड होगा फ्रिक्शन का, लिमिटिंग फ्रिक्शन का, जो दोनों बॉडी के बीच में लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। ओवरवेट, नॉर्मल ज्यादा, उसके लिए चलना थोड़ा डिफिकल्ट। लाइट वेट, इजी। रीजन क्या है? नॉर्मल उसका कम, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक, direction of limiting friction is always opposite to the direction in which one body is at the verge of moving over the other. ठीक, अब आ जाए जैसे ये अप्लाइड फोर्स F। अब ये यदि बॉडी मूव करेगा तो उस कंडीशन में, बॉडी मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में काइनेटिक आ जाएगा, इसलिए हम इसको सिंबल यूज करेंगे F के। तो कहता कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी इन कांटेक्ट विद अनदर बॉडी हैज एक्चुअल relative मोशन विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड, मतलब विद रेस्पेक्ट टू फ्लोर, विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, विद रेस्पेक्ट टू टेबल, तो उसका नाम क्या आ जाएगा? काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। तो 3 फ्रिक्शंस यूज किया। स्टैटिक, तो स्टैटिक के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे Fs। लिमिटिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे Fs का मैक्सिमम वैल्यू MAX, और काइनेटिक के लिए
एफ के यूज करेंगे, ये सिंबल हम लोग यूज करेंगे। एफ एस फॉर स्टैटिक, स्टैटिक के लिए, ये हमारा लिमिटिंग के लिए, और ये हमारा काइनेटिक के लिए। क्लियर? अब कहता है इफ द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज फर्दर एंड सेट्स द बॉडी इन मोशन, द फ्रिक्शन अपोजिंग द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, बिल्कुल। अब कहता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। ये आपके लिए एक तरह से हो सकता है कि आपको अभी समझ में नहीं, अभी ग्राफ से आपको समझ में आएगा कि ये कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ से बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहां पर आ जाए काइनेटिक फ्रिक्शन के दो पार्ट, एक स्लाइडिंग और एक रोलिंग। जैसे एक इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी स्लाइड कर रहा हो तो उसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्लाइडिंग। एक बॉडी रोल करता हुआ आ रहा है, मान लो इंक्लाइन सरफेस पर एक टायर को रिलीज कर दो और वो रोल करता हुआ आ रहा है, तो उसको हम लोग को कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। तो द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो कहता है एक ब्लॉक मूव कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर स्लाइड कर रहा है, तो इसको हम लोग स्लाइडिंग कहेंगे। रोलिंग हो गया, जैसे एक व्हील है, डिस्क है, रिंग है, स्फीयर, उस कंडीशन में क्या होगा, रोलिंग, यदि वो किसी सरफेस पे रोल कर रहा है। अब आ जाए यहां पर ग्राफ, यहीं पर आपको उसका आंसर मिलेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी। एक ग्राफ प्लॉट किया, देख लीजिए ग्राफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच। ओ से ए तक ग्राफ क्या कहला रहा है, जैसे जैसे आप पी को बढ़ा रहे एफ भी बढ़ रहा है, काउंटर बैलेंस कर रहा है। तो ओ टू ए ग्राफ बना दिया स्टैटिक, फिर ए पर मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, लिमिटिंग, फिर उसके बाद बी से सी काइनेटिक मिल गया। अब देखो गौर से, बॉडी को हम एक्सलेट करते जा रहे हैं, फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन बीसी रीजन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू सेम है। तो जैसे हम कार को एक्सलेट कर दें, मुजफ्फरपुर से पटना जा रहे हैं और जो सरफेस हमारा बना हुआ है, ऑलमोस्ट हम आइडियल कंडीशन लेकर के चलें कि पूरे रोड पर मटेरियल एक ही इस्तेमाल किया गया है, तो हम कितना भी कार को एक्सलेट करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू वही रह जाएगा, एफ का वैल्यू वही रह जाएगा, इसलिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। सरफेस एक ही है। हाँ, फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं कितना भी, लेकिन टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो तो नहीं बदल रहा है। हाँ, नहीं, फोर्स को तो ऑब्वियसली लिमिटिंग मैक्सिमम हो गया, वो एक्सीड कर गया स्टैटिक को और बॉडी मोशन में आ गया, तो लिमिटिंग से बढ़ गया। अब वो एक मोशन में आ गया, पार्टिकल यूनिफॉर्म हो गया, तो काइनेटिक बन जाएगा। और जहां स्टैटिक को ओवरकम कर रहे हैं वो लिमिटिंग बन जाएगा। ठीक है ना? अब मान लो कि क्लास में अब अंशु कभी कभी सो जाता है, तो स्टैटिक है, थप्पड़ मारा, लिमिटिंग, पढ़ने लगा, काइनेटिक, सिंपल। ठीक, अब यहां पर यही चीज आ गई, स्टैटिक, ये लिमिटिंग हो गया, और ये हमारा काइनेटिक का पार्ट हो गया। बिल्कुल ग्राफ से एक एक चीज क्लियर है। अब यही कहता, पार्ट ओ ए स्टैटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है,
इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है लिनियरली विद द अप्लाइड फोर्स। जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं एफ का वैल्यू बढ़ता जा रहा है और सेम प्रोपोर्शन में स्टैटिक बन गया। एट पॉइंट ए द स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। और बियॉन्ड ए के आगे बढ़ते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो रहा है, स्लाइटली डिक्रीज कर रहा है। तो उस कंडीशन में बीसी हमको काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब बीसी पार्ट मिल गया जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू पी है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट चेंज विद द अप्लाइड फोर्स, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट। जितना भी अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आ गए समझ में? अब आ जाए लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अभी तक क्या सीखा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड कर रहा, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ मटेरियल। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। इन सब को मिला दो, यही बन गए लॉ। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द मोशन टेक्स प्लेस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लग रहा भाई, टेंजेंशियली लग रहा, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, दैट इज दियर रफनेस और स्मूथनेस। ये चार मिलकर के इसको लॉ को कन्वर्ट कर दिए। तो चार हमारा लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बन गया, ठीक। तो फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। अब यहां से हमारा पार्ट स्टार्ट होता है। यदि हम F कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, तो F इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू लगता है। म्यू को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, ये डिपेंड करेगा किस पर भाई, नेचर पे, रफनेस और स्मूथनेस पर, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग म्यू का वैल्यू बदलेगा। अब हमारे पास तीन फ्रिक्शन है स्टैटिक, तो एफ एस लिखेंगे और म्यू एस लिखेंगे इनटू नॉर्मल, सॉरी म्यू एस इनटू नॉर्मल। स्टैटिक का फॉर्मूला बन गया, क्लियर, ध्यान दो। अब जब हम एफ एस मैक्सिमम लिखेंगे और ये म्यू एस, ये किसका फॉर्मूला बन गया, लिमिटिंग का। और फिर हम लोग लिखेंगे एफ के, तो यहां क्या लिखेंगे, म्यू के इनटू नॉर्मल, काइनेटिक का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी को हम लोग इनइक्वालिटीज यूज करते हैं, याद होगा, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मिनिमम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, एफ एस मैक्सिमम यदि हटाना चाहते हो तो क्या लगा दोगे, लेस देन एन इक्वल टू म्यू एस इनटू एन। इस तरीके से हम लोग स्टैटिक को लिख सकते हैं। वही यहां पर लिखा है, एफ एस मैक्सिमम, चूंकि लिमिटिंग का लॉ है तो एफ एस मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, एफ एस मैक्सिमम म्यू एस एन, और इसको हम हटा देते हैं तो लेस देन एन इक्वल टू लगा देते हैं। आ गया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो, जो कहो, इमेज, और डायरेक्टर साहब को ही भेज दीजिएगा। हो गया? चले, म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन,
अब फ्रिक्शन कहता है इज ए कॉज ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपली एक एग्जाम्पल देख, जब हम लोग चलते हैं, वॉक करते हैं, तो किधर फ्रिक्शन लगता है? तो जैसे मान लो कि हमने अपने पैर से ग्राउंड पे, एक ये फ्लोर है और ये हमारा फुट का पोजीशन है, तो ये हमने ग्राउंड पर एक एक्शन लिया, हमारा वेट या हमारा नॉर्मल अपवर्ड और वेट mg ऐसे अलग, हमारे नॉर्मल और वेट के बीच जो एक्शन है वो एंगल थीटा फॉर्म की। तो एक्शन के एक कंपोनेंट बन गए ए कॉस थीटा और एक कंपोनेंट बन गया ए साइन थीटा। अब जब हम मूव करेंगे तो एन को बैलेंस करने वाला हमारा ए कॉस थीटा और mg है, तो एन साइन थीटा को भी बैलेंस करने वाला होगा, तभी तो हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आएंगे, अदरवाइज हम गिर जाएंगे। अरे सारा फोर्स एक तरफ लग गया, मान लो एक बहुत बल्की आदमी है, उसका नॉर्मल इतना ज्यादा लग ही नहीं रहा है, उसका वेट ही ज्यादा है, फ्लोर बेचारा ताकत ही नहीं लगा पा रहा उसको उठाने के लिए, तो बैठा ही रह जाएगा जिंदगी भर, सारा फोर्स नीचे लग रहा है। अब ये सारा फोर्स ए साइन थीटा इधर ही लग रहा है, तो ए साइन थीटा को ओवरकम करने वाला एक फोर्स होना चाहिए जो हमको मूव करा दे। इसलिए जब भी हम लोग फॉरवर्ड मूव करेंगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कभी भी बैकवर्ड नहीं लगेगा। इसलिए देखिए क्या लिखा है, इट इज ए जनरल मिसकंसेप्शन दैट फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। यहां तो भाई फ्रिक्शन हमको मोशन प्रोवाइड कर रहा, अपोज कहां कर रहा है? तो कहता नो डाउट फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी, बट इन मेनी केसेस इट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ मोशन। जब भी हम लोग वॉक करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमको सपोर्ट करेगा फॉरवर्ड मूव करने के लिए। आगे समझ में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब आ जाए अंशु जी का नेक्स्ट पार्ट है, ये लिख दिया ऐसा। अब इस हम लोग साइकिल में पैडलिंग कर रहे हैं और एक पैडलिंग बंद है, दोनों कंडीशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? सबसे पहला तो ये चीज दिमाग में बिठाना है कि साइकिल हमारा 2x2 नहीं है, 1x1। मतलब जब हम पैडलिंग करते तो सिर्फ पीछे वाला व्हील मूव करता है, आगे नहीं। दोनों एक साथ मूव करता तो उसको 2x2 कहते हैं। जैसे कार है, कार को आप एक्सेलेरेट करोगे, बाइक को एक्सेलेरेट करोगे तो पीछे वाला व्हील मूव करता है, आगे वाला तो मोशन प्रोवाइड कर रहा है। फोर व्हीलर में सिर्फ एक ही व्हीकल है जो हम लोग कमर्शियल यूज नहीं, मतलब जो डोमेस्टिक यूजेस होता है, सफारी, जो 4x4 है, चारों व्हील एक साथ मूव करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा पीएम के सिक्योरिटी में सफारी सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, यही रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। अब जब आप पैडलिंग करते हो तो स्टैंड करके देखो, पैडल मूव करा रहे हो तो व्हील मूव ऐसे कर रहा है क्लॉकवाइज, पैडलिंग कर रहे हैं तो व्हील का मोशन ऐसा है। इसका मतलब व्हील का मोशन ऐसा है।
किसमें? रियर व्हील, पीछे वाला ऐसे ही मूव करेगा। ठीक, तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स F लग गया। ठीक, और जब मूव कर रहा है तो आगे वाला व्हील पर फोर्स कैसे लग रहा है? आगे की तरफ। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? तो फ्रंट व्हील पर पीछे लगा। जब पैडलिंग करेंगे तो फ्रंट व्हील पर पीछे और रियर व्हील मतलब पीछे वाले व्हील पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ। और जब पैडलिंग करना छोड़ दे, सिंपल व्हीकल को लुढ़काते हुए ले जाओ साइकिल को, तो मोशन दोनों व्हीकल का दोनों का किधर है भाई? फॉरवर्ड डायरेक्शन में दोनों का। इसलिए दोनों पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। ये देखो फिगर में, जब पैडलिंग कर रहे हैं तो फ्रंट व्हील पर पीछे और रियर व्हील पर आगे। जब पैडलिंग स्टॉप कर दिया तो दोनों पर पीछे। आगे समझ में क्लियरली 100%। और इसी को थोड़ा लैंग्वेज में लिख दिया, एक बार देख लोगे, ब्रीफ कर दिया सब कुछ जो हमने बोला वही लैंग्वेज में लिखा हुआ। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या था, जैसे इसको भी लैंग्वेज बाद है, पहले हम लोग समझ ले। इसी कार या इस टाटा 407 है, हाँ। अब ये कहता है कि जैसे एक बॉक्स पीछे रखा हुआ है, व्हीकल का मोशन है। ठीक, तो ऑब्वियसली हम लोग स्यूडो फोर्स ही पढ़े थे, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो फोर्स किधर लगा? पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इसके मोशन को अपोज करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड नहीं। यदि बैकवर्ड लगेगा तो हर थोड़ी देर के बाद बॉक्स लुढ़कता जाएगा, टॉपलिंग होता जाएगा, टॉपलिंग होता जाएगा। आ गया समझ पे? क्लियर? 100%। कंप्लीट थियोरेटिकल था आज का क्लास। अब कल से इसका मैथमेटिकल पार्ट।